जैसा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर हम विस्तृत विवेचना कर चुके हैं कि समाश्रित हित और निहित हित क्या होता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम में यदि संपत्ति का अंतरण अंतरक द्वारा किया गया है तो निहित हित के रूप में किया गया है या समाश्रित हित के रूप में किया गया है। In case of vested interest, we have to analyze some terms and conditions to know the transfer of property is in form of vested interest or not। विद्यार्थियों, आज हम सेक्शन 22 और सेक्शन 23 जो कि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन धाराओं में ये विवेचित किया गया है कि यदि अंतरणकर्ता, जिसको हम अंतरक भी कहते हैं, संपत्ति का अंतरण किसी विशेष व्यक्ति को ना करके वर्ग के व्यक्तियों को करता है और वर्ग में उस व्यक्तियों के संदर्भ में कोई शर्त इम्पोज कर दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति इस वर्ग विशेष से इस शर्त की पालन कर लेता है तो अंतरक की संपत्ति को प्राप्त करने का हकदार बन जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू सी दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर इज कॉल्ड कंटिजेंट इंटरेस्ट। तो संपत्ति का कंटिजेंट समाश्रित हित के रूप में अंतरण इस प्रकार से किया जा सकता है क्योंकि ये निहित हित नहीं हो सकता जब तक उस शर्त की पालना नहीं हो जाती है जो अंतरणकर्ता के द्वारा संपत्ति के अंतरण के समय निर्धारित की गई है। अधिनियम की धारा 22 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि अंतरणकर्ता अपनी संपत्ति का अंतरण एक ग्रुप के व्यक्तियों को करता है और ये वर्णित करता है कि उस ग्रुप का वह व्यक्ति संपत्ति को प्राप्त करने का हकदार होगा जो उसके द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति कर लेता है, तो यहाँ पर उस वर्ग विशेष के व्यक्तियों में से जो भी व्यक्ति प्रथमतः उस शर्त की जो पालना करेगा, उस कंडीशन को परफॉर्म करेगा, वह अंतरणकर्ता की उस संपत्ति को प्राप्त करने का हकदार होगा। तो अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत जो संपत्ति का अंतरण किया गया है वह भी निहित हित के रूप में ना होकर समाश्रित हित के रूप में ही है, परंतु यदि शर्त की पालना हो जाती है तो समाश्रित हित निहित हित में परिवर्तित हो जाता है। अधिनियम की धारा 22 को समझने के लिए हमें कुछ दृष्टांतों का प्रयोग करना होगा। इन दृष्टांतों के माध्यम से हम आसानी से अधिनियम की धारा 22, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 22 का विश्लेषण समझने के दृष्टिकोण से आसानी से कर सकते हैं। अधिनियम की धारा 22 में जैसा वर्णित किया गया है कि अधिनियम की धारा 22 में समाश्रित वर्ग को अंतरण किए जाने के नियम दिए गए हैं। सामान्यतः माना गया है कि कोई भी संपत्ति यदि अंतरण द्वारा किसी व्यक्ति को विनिर्दिष्ट उम्र प्राप्त करने की दशा में ही दी जानी है तो ऐसा अंतरिति उस संपत्ति में समाश्रित हित के रूप में प्राप्त करता है और जब तक वह निर्धारित उम्र को शर्त के अनुरूप प्राप्त नहीं कर लेता है वह समाश्रित हित उस व्यक्ति में निहित हित के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। दूसरे दृष्टांत के माध्यम से हम समझें कि ऐसे बच्चों को दान दिया जाता है जो 18 साल की उम्र प्राप्त कर ले। ऐसी स्थिति में यदि का कोई भी बच्चा 18 साल की उम्र प्राप्त नहीं करता है, इस उम्र की योग्यता नहीं रखता है, तो ये माना गया है कि वह समाश्रित हित के रूप में संपत्ति का अंतरण किया गया है वो प्रभावी नहीं होगा।
इन दृष्टांतों के माध्यम से हम आसानी से इसका विश्लेषण कर सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड इजीली सेक्शन 22 ऑफ दिस टीपी एक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समाश्रित, contingent interest, and how can we convert this contingent interest to vested interest। धारा 22 समाश्रित वर्ग से संबंधित है, अर्थात इसमें अंतरिति एक व्यक्ति विशेष न होकर एक से अधिक व्यक्तियों की संख्या में हो सकता है, और उस वर्ग में से जो भी अंतरक के द्वारा जो शर्त निर्धारित की जाती है उसकी जो पालना कर लेता है या उस शर्त के अनुसार योग्यता प्राप्त कर लेता है, वो उस संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। तो समाश्रित वर्ग एवं इसका निर्णय, अर्थात हम इसको आसानी से ये वेरीफाई कर सकते हैं कि इस वर्ग में से कौन सा व्यक्ति उस समाश्रित हित को निहित हित के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा। अधिनियम की धारा 23 को यदि हम और बारीकी से जानना चाहें, जैसा आपको पूर्व में भी बताया गया है कि समाश्रित हित के रूप में यदि अंतरणकर्ता अपनी संपत्ति को अंतरित करता है तो जो ट्रांसफरी होगा, अंतरित होगा, वो संपत्ति को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह अनिश्चित घटना जिस पर वह संपत्ति का अंतरण निर्भर करेगा या उसका प्रवर्तन इन्फोर्सेबल बाय लॉ संभव हो पाएगा, जब तक वह घटना या तो घटित हो जाती है, और यदि वह नई घटने पर आधारित है तो नई घटने पर ही ऐसा समाश्रित हित निहित हित में परिवर्तित होता है। समाश्रित हित हमेशा विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना पर आश्रित होता है। आपको इस संदर्भ में पूर्व में भी समाश्रित व निहित हित के बारे में विस्तृत रूप से बता चुके हैं। फिर भी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत अंतरण जो विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर समाश्रित है, तो जब तक ऐसी घटना यदि अंतरणकर्ता के द्वारा समयावधि निर्धारित की गई है, तो ऐसी समाश्रित जो अनिश्चित घटना होती है, विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना होती है, अनसर्टेन इवेंट्स, ये उस पर्टिकुलर समयावधि के अंतर्गत यदि घटित हो जाती है तो अंतरित उस संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। लेकिन यदि अंतरणकर्ता के द्वारा उस विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने के संदर्भ में कोई भी समयावधि निर्धारित नहीं की गई है, तो ये माना गया है कि उस घटना के घटित होने से पूर्व जो संपत्ति पूर्विक हित के रूप में किसी व्यक्ति विशेष के पास है, तो यहाँ पर वह यदि समयावधि निर्धारित नहीं है तो ये माना गया है कि पूर्विक हित के अस्तित्व में रहने के समय ही उस विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना का घटित होना आवश्यक है। यदि पूर्विक हित किसी कारण से असफल हो जाता है या असंभव बन जाता है या उस निर्धारित अस्तित्व में रहने के दौरान वह घटना घटित नहीं घटती है, तो अधिनियम की धारा 23 के अनुसार ऐसा समाश्रित हित प्रभावी न होकर शून्य हो जाता है। तो सेक्शन 22 और 23 इन दोनों संपत्ति अंतरण अधिनियम की दोनों धाराओं का विश्लेषण करें तो इसमें उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिसमें समाश्रित हित निहित हित में पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। तो आसानी से एग्ज़ाम के दौरान दृष्टांतों के माध्यम से हम समाश्रित हित कब निहित हित में परिवर्तित होगा आसानी से इसको समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू।